हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ बैंक्स है ये हमारा टॉपिक होने जा रहा है इस लेक्चर के दौरान। अगर बैंकिंग की बात की जाए तो देखिए, बैंकिंग जो है वो भारत में प्राचीन काल से ही थी। ठीक है, उस समय बैंकिंग में आमतौर पे जो दूर दराज के व्यापारी होते थे वही पार्टिसिपेट करते थे, वही भाग लेते थे। वक्त के साथ साथ जब मध्यकालीन भारत आया, उस समय जो राजा थे या फिर आप कह सकते हैं जो शाही ऑर्गेनाइजेशंस थी, रॉयल ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो लोगों को लोन्स देती थी जिसे तकवी कहा जाता था। उन लोन्स को देने का एक मेन पर्पस होता था कि जो किसान है वो उस लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद अपनी खेती बाड़ी में उसे लगा सकते हैं। बदले में उनका जो कहेंगे फसल होगी उसका कुछ ज्यादा प्रतिशत हिस्सा जो है वो राजा को दे दिया जाएगा। आप कह सकते हैं टैक्स के तौर पे या फिर इंटरेस्ट के तौर पे। जब आधुनिक भारत आया, मॉडर्न इंडिया हो हिस्ट्री स्टार्ट हुई, जब यूरोपियंस ने भारत में कदम रखा तो उन्होंने एक मॉनेटरी इकोनॉमी की शुरुआत कर दी थी। और ये जो मॉनेटरी इकोनॉमी की शुरुआत उन लोगों ने करी, उसी के कारण जो बैंकिंग थी वो फर्दर डेवलप्ड हुई इंडिया में। आगे उसका विकास हुआ और उसके बाद आज जैसे हम बैंकिंग को जानते हैं वो पिक्चर निकल के आई। ठीक है, तो बात की जाए यदि बैंकिंग की या बैंकों के प्रकार की, तो आज के समय जो बैंकिंग है वो हम तीन हिस्सों में डिवाइड करके देखते हैं, तीन हिस्सों में उन्हें बांट लेते हैं, उनका वर्गीकरण होता है और उसके पश्चात उन्हीं तीन हिस्सों पे हम कार्यरत करते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को, निजी क्षेत्र के बैंकों को, उसके बाद विदेशी बैंकों को और अंत में इन सभी का सारांश। ठीक है, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड सम। तो ये जो है ये हमारा कर्व्स ऑफ एक्शन होने जा रहा है। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके इन सभी चीजों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, या फिर यूं कहा जाए कि इन्हें अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं वहां पे इनसे क्वेश्चंस आते हैं, सवाल आते हैं और बहुत ही आप कह सकते हैं वैल्यूएबल मार्क्स हैं वो, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वही आपका सिलेक्शन करवाएंगे भी और वही आपको सिलेक्शन से बाहर भी कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हमारे पास में, जिसे एक बार समझना बहुत जरूरी है। तो डिस्क्लेमर है, द इमेजेस यूज्ड इन अ स्लाइड deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and you have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. आज सवीकरण हमारे साइट टैग में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस टैग में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। ठीक है, अब आइए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे सामने पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं जिन्हें आप सार्वजनिक बैंक्स भी कहते हैं? देखिए, पब्लिक सेक्टर वो बैंक्स हैं जो कि सरकार के अधीन आते हैं, यानी इन बैंक्स को सरकार मैनेज करती है और ये जो बैंक्स हैं वो आमतौर पे हर एक हिंदुस्तानी के लिए एक्सेसिबल होते हैं। हर एक भारतीय या हिंदुस्तानी यहाँ पे जाके अपना खाता खुलवा सकते हैं और चीजें करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा भारतीय स्टेट बैंक, जिसे हम एसबीआई के नाम से भी जानते हैं। ये एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीनेशनल या बहुराष्ट्रीय, यानी भारत के सिवा और भी कई जगहों पे इस बैंक के ऑफिस हैं और भी कई जगहों पे इसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है, और ये जो है ये बैंकिंग तो है ही है, साथ में फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है।
अब इसका क्या मतलब हुआ बैंकिंग और फाइनेंशियल? देखिए बैंकिंग की जब हम बात करते हैं तो आमतौर पे हम क्या करते हैं कि हमने जाके खाता खुलवाया, वहां अपने कुछ पैसे जमा करवाए, ठीक है, उसके बदले में बैंक हमें इंटरेस्ट देगा। वक्त आने पे हमने बैंक से लोन ले लिया, जिसके बदले में हम बैंक को इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट देने और लेने के बीच में जो चीज होती है वही बैंक की कमाई होती है। जैसे मान लीजिए जब आपने खाता खुलवाया और अपने पैसे जमा किए, तब बैंक ने आपको 4% का इंटरेस्ट दे दिया। वहीं पे जब आपने बैंक से पैसे उधार ले लिए तो बैंक ने आपसे 7% के इंटरेस्ट पे उधार दिया, यानी आपको अब 7% का इंटरेस्ट जो है वो बैंक को देना होगा। तो ये जो 7 में से 4 घटा के जो 3% हिस्सा बचता है, यही 3% असल में बैंक की कमाई है। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल बैंक। फाइनेंशियल क्या होता है? देखिए बैंक जो है आजकल फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आ चुके हैं। आपको क्रेडिट कार्ड देना या आपका इन्वेस्टमेंट्स करना, ठीक है, और कई तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टॉक मार्केट वगैरह, इन सब में भी। तो जो आपका एसबीआई है वो एक नॉर्मल बैंक तो है, नॉर्मल बैंक की तरह काम तो करता ही है, साथ के साथ वो एक वित्तीय सेवा कंपनी के तौर पे भी काम करता है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो असल में मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसी के साथ साथ इसकी जो बाकी ब्रांचेस हैं वो पूरे देश भर में और यहाँ तक कि विदेशों तक में फैली हुई हैं। असल में होता क्या है, इस बैंक की अगर हम शुरुआत की बात करें कि ये बैंक बना कैसे, आया कैसे, या क्या कुछ था, सबसे पहले आपका बनता है कलकत्ता बैंक, जिसे हम लोग असल में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इसे बंगाल में स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। बैंक ऑफ कलकत्ता है, या फिर आप बैंक ऑफ बंगाल भी कह सकते हैं, कलकत्ता बैंक या बंगाल बैंक। इसके बाद दो और बैंकों को अंग्रेजों ने बनाया, जिसमें से एक था बॉम्बे बैंक, दूसरा था मद्रास बैंक। ठीक है, इन सभी बैंक्स को बनाने का जो कारण था वो क्या था? असल में जो आपके अंग्रेज थे वो बैंकिंग फैसिलिटीज को बढ़ाना चाहते थे, ताकि उनके पास पैसा है वो अपने सामान चीजें कर सके। ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ जब बाकी यूरोपियन देश भी इस फील्ड में उतरने लग गए, तो उन्होंने इन तीनों बैंकों का विलय करके एक नया बैंक स्थापित कर दिया, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यानी इन तीनों बैंकों को मर्ज करके एक नया बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था ये असल में बनता है आपका साल 1921 में, 1921। ठीक है, 1921 से लेके 1955 तक ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही था। 1955 में भारत सरकार ने इसको अपने अधीन ले लिया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और तब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में एसबीआई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आता है हमारा दूसरा, जिसे हम कहते हैं इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक जो है ये भी एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। असल में इसका नाम इलाहाबाद बैंक है, लेकिन जो इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ना होके कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये भारत के सबसे पुराने संयुक्त स्टॉक बैंक में से एक है, जिसकी स्थापना 1865 में इलाहाबाद शहर में हुई थी। ठीक है, ठीक, फिर आता है हमारा आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक जो है इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको समझा देता हूँ। असल में आंध्रा बैंक की जब स्थापना हुई साल 1923 में, तब ये हैदराबाद जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, साल 2014 का वो समय था जब आंध्र प्रदेश को तोड़ के दो नए राज्य बना दिए गए। एक राज्य आपका आंध्र प्रदेश था, दूसरा राज्य आपका तेलंगाना कर दिया गया। ठीक है, जो तेलंगाना था उसका जो एरिया नया डिसाइड हुआ, हैदराबाद फिर उसमें चला गया। ठीक है, और हैदराबाद आज के समय राजधानी है तेलंगाना की, और वहीं पे अमरावती जो है वो राजधानी है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो 1923 में जब बैंक की शुरुआत हुई तब इसका मुख्यालय जो था वो आंध्र प्रदेश में था, और इसकी जो पेड अप कैपिटल थी, चुकता पूंजी जिसे हम कहते हैं, यानी शुरुआत में स्टैब्लिश करने वाली रकम, वो 1 लाख रुपए थी। यानी जब इसको 1923 में स्थापित किया गया तब शुरुआत में इसमें 1 लाख रुपए दिए गए, जिसके बाद इसको स्थापित किया गया। ठीक है,
फिर आता है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये भी एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग है। अंतरराष्ट्रीय मीन्स इंटरनेशनल बैंकिंग। ठीक है। और ये भी एक वित्तीय सेवा कंपनी है, यानी ये भी फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती है। ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो भारत के गुजरात के वडोदरा में स्थित है। ठीक। इसका मुंबई में कॉर्पोरेट कार्यालय भी है। बैंक की स्थापना की अगर बात की जाए तो वो दौर था 20 जुलाई 1908 का, जब गुजरात में बड़ौदा रियासत में इसकी स्थापना हुई थी। असल में कहा जा सकता है जो बड़ौदा के राजा थे उन्होंने ही बैंक ऑफ बड़ौदा को बनाया था 1908 में, और आजादी के बाद सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक है, यानी अब ये सरकार के अधीन आता है। फिर आता है हमारा बैंक ऑफ इंडिया। देखो, बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो एक वाणिज्यिक बैंक है जिसका जो मुख्यालय है वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है, मुंबई में। ठीक है। इसकी जो शुरुआत थी वो असल में 1906 में हुई, और 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण के बाद से सरकारी स्वामित्व, यानी 1969 का वो दौर था जब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और फिर इसको सरकारी स्वामित्व में डाल दिया गया। ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जो आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र है वो असल में महाराष्ट्र राज्य में किसी भी सार्वजनिक बैंक के द्वारा सबसे बड़ा शाखा नेटवर्क रखता है। यानी असल में हम असम की महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जितने भी आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, या कहा जाए कि आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सबसे ज्यादा जो शाखाएं हैं या ब्रांचेस हैं वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास ही। ठीक है। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है, वो असल में पुणे महाराष्ट्र में है, और इसकी स्थापना भी 1935 में हुई थी, 1935 में हुई थी। यानी आजादी से पहले स्थापित हुआ था और आजादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कैनरा बैंक। देखिए, बात की जाए कैनरा बैंक की, जिसे इंग्लिश में हम कई बार कैनरा बैंक के नाम से भी जानते हैं, भारत सरकार के स्वामित्व वाले सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से ये एक है। ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो असल में बेंगलुरु में है। बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा शहर और वहां की राजधानी भी है। इसकी स्थापना बेंगलोर में ना हुई थी बल्कि हुई थी 1906 के मंगलौर में। ठीक है। देखिए, मंगलौर और बेंगलोर जो है वो काफी हद तक मिलते जुलते नाम है, लेकिन दोनों अलग अलग। बेंगलोर जो है वो असल में राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है कर्नाटका का। वहीं मंगलौर जो है वो कर्नाटका के सबसे बड़े तटीय क्षेत्र वाले शहरों में, या कहा जाए कोस्टल रीजन एरियाज के सिटीज में से एक है। ठीक है। इसको 1906 में स्थापित किया गया था और 1969 में बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी इसको नेशनलाइज कर दिया गया। फिर आता है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो था, ये भी आज के समय एक सरकारी स्वामित्व वाला बैंक है। भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों में से एक है, यानी भारत के वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक्स में से एक है। इस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी जो मुख्यालय है वो मुंबई में ही स्थित है, और इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 को हुई थी। याद रखिएगा, अगर हम बात करें 1911 की या 1906 की, 1906 वो साल था जब मुस्लिम लीग ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में। और 1911 वो दौर था जब भारत की राजधानी बदल दी गई। भारत की राजधानी जो थी वो कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन 1911 का वो दौर आया जब भारत की राजधानी बदल के दिल्ली कर दी गई। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये मैं आपको अतिरिक्त तौर पे बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा बेसिस पे बता रहा हूँ, इनका भी ध्यान रखिए। कॉरपोरेशन बैंक। कॉरपोरेशन बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग कंपनी है जिसका मुख्यालय भारत के मंगलौर में है। मंगलौर, ना कि बेंगलौर। ठीक है। इसकी स्थापना 12 मार्च 1906 में हुई थी। ठीक।
इंडियन बैंक। इंडियन बैंक असल में एक भारतीय राज स्वामित्व वाली वित्तीय सेवा कंपनी है जो कि 1907 में स्थापित हुई। ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई, भारत में है। स्थापित कब हुई? 1907 में। मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, भारत। इंडियन ओवरसीज बैंक, आईओबी, ये असल में चेन्नई स्थित एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 को हुई थी। अगर बात की जाए इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो देखिए इसको मुख्यतः उन लोगों के लिए बनाया गया था जो कि भारतीय तो थे लेकिन भारत से बाहर रहते थे। ठीक है। उन लोगों के लिए इस बैंक की शुरुआत करी गई और इसीलिए इसे ओवरसीज बैंक भी कहा जाता है। इसके पश्चात आता है हमारा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। बात की जाए यदि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की, एक भारत आधारित बैंक है जो कि असल में लाहौर में स्थापित किया गया। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम यानी उत्तर भारत में है, जिसकी स्थापना 19 फरवरी 1943 में हुई थी। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पंजाब नेशनल बैंक, जिसे हम शॉर्ट में पीएनबी भी कहते हैं। ये भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से भी एक है। भारतीय बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है। मल्टीनेशनल मीन्स कि भारत के सिवा भी और भी इसकी कई सारी ब्रांचेस हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है और ये एक राज्य स्वामित्व वाला निगम है जिसकी जो स्थापना थी वो 19 मई 1894 को हुई थी। अब देखिए यहाँ पे एक बात याद रखने वाली, समझने वाली है जो मैं आपको बताता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक जो है वो 1894 में स्थापित हुआ था, लेकिन उसकी जो स्थापना थी वो लाहौर में हुई थी। ठीक है। इसे लाहौर में स्थापित किया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब आजादी मिली हमें, तो हमें पता है कि भारत को दो देशों में बांट दिया गया। एक देश जिसे हम आज पाकिस्तान के नाम से जानते हैं और एक देश जिसे हम भारत या हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जो पीएनबी था, आजादी के बाद उसे भी अपने काफी जो हेड ऑफिस थे या जो रीजनल ऑफिस थे पाकिस्तान में वो बंद करने पड़े। लगभग लगभग 92 ऑफिस उनके बंद हो गए। ठीक है। लेकिन किसी तरीके से पंजाब नेशनल बैंक ने अब भी कुछ ब्रांचेस वहां पे खोली हुई हैं। ये जो ब्रांचेस वहां पे खोली हुई हैं या उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी पंजाब नेशनल बैंक में स्थापना के बाद ही अपने खाते खुलवाए थे। तो उन लोगों का नुकसान ना हो जाए, उन लोगों को परेशानी ना हो जाए, इसीलिए ये जो है केयर टेकर ब्रांचेस आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। फिर आता है हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक। देखिए बात की जाए पंजाब एंड सिंध बैंक की, तो एक सरकारी स्वामित्व वाला बैंक है जिसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 24 जून 1908 को हुई। पंजाब एंड सिंध बैंक भी उन बैंकों में से एक है जिसे आजादी से पहले स्थापित कर दिया गया था, इसीलिए इसमें पंजाब और सिंध दो इलाकों के नाम आ रहे हैं। ठीक है। देखिए बात की जाए पंजाब की, पंजाब भी आज का दो हिस्सों में पड़ता है। एक पड़ता है जो भारत में है, एक है जो पाकिस्तान में है। ठीक है। जो बड़ा हिस्सा है वो पाकिस्तान की तरफ चला गया और जो छोटा राज्य है वो भारत की तरफ। सिंध जो है वो पाकिस्तान का ही इलाका है। ठीक है। तो इस बैंक को जब स्थापित किया गया 1908 में, तो इसमें पंजाब और सिंध दोनों का ही नाम शामिल किया गया। लेकिन ये है भारत का बैंक जो भारत सरकार के अधीन आता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। फिर आता है हमारा सिंडिकेट बैंक। बात की जाए सिंडिकेट बैंक की, भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों में से एक है जिसे 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत किया गया था। ठीक है। इस बैंक का जो मुख्यालय है वो कर्नाटक के मणिपाल विश्वविद्यालय शहर में है। ठीक है। जो यूनिवर्सिटी टाउन है मणिपाल कर्नाटका के, वहां पे इसका मुख्यालय है सिंडिकेट बैंक का। इसके पश्चात आता है हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए बात की जाए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, भारत के सबसे बड़े
सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों में से एक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना थी वो 11 दिसंबर 1919 को मुंबई में एक लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई थी और भारत सरकार ने 1969 में ही इसका राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है। फिर आता है हमारा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत की सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता भारत में स्थित है। ठीक है। यूबीआई के नाम से इसको शॉर्ट में जानते हैं। 1950 में 4 बंगाली बैंकों का विलय हुआ था, जैसे कि आपका वो बैंक थे कुर्मिला बैंकिंग कॉर्पोरेशन, बंगाल सेंट्रल बैंक, कोमिला यूनियन बैंक और हुगली बैंक। इन 4 बैंकों को मिला के एक सिंगल बैंक बनाया गया, यूबीआई, जिसे हम जानते हैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, और बाद में इसको सरकार के अधीन कर दिया गया। ठीक है। यूको बैंक। यूको बैंक जिसे हम पहले यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के नाम से भी जानते थे। 1943 का वो दौर था जब कोलकाता में इसे स्थापित किया गया और भारत सरकार का ये एक प्रमुख सरकारी स्वामित्व वाला वाणिज्यिक बैंक बन गया। भारत सरकार ने 19 जुलाई 1969 को ही यूको बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था। यूको उसकी शॉर्ट फॉर्म है, असल नाम क्या है? यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। विजया बैंक। विजया बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसे कॉर्पोरेट कार्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। विजया बैंक की स्थापना 23 अक्टूबर 1931 को हुई थी। बैंक का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को कर दिया गया। आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक को हम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना के नाम से भी जानते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई भारत में है। फिर आता है भारतीय महिला बैंक, बीएमबी के नाम से बहुत मशहूर है। भारतीय वित्तीय बैंकिंग सेवा कंपनी थी और इसका मुख्यालय दिल्ली भारत में था। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 19 नवंबर 2013 को प्रणाली का उद्घाटन किया था। 31 मार्च 2017 को बैंक का भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। फिर आता है हमारा कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड, जिसे हम सीएसबी के नाम से भी जानते हैं। भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय केरल के त्रिशूर में स्थित है। सीएसबी की जो स्थापना थी वो असल में 26 नवंबर 1920 को हुई थी। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड। भारतीय बैंक है जो कुंभकोणम बैंक लिमिटेड जैसे कि एक पहल कहा जाता है। 21 अक्टूबर 1904 को एक सीमित कंपनी के तौर पे निगमित किया गया था, जिसका मुख्यालय तमिलनाडु के कोंकण में है। धन्य लक्ष्मी बैंक लिमिटेड पुराना निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय केरल के त्रिशूर शहर में है और इसकी जो आप कह सकते हैं स्थापना है वो 1927 को हुई थी। फेडरल बैंक लिमिटेड प्रमुख निजी क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है जिसका मुख्यालय केरल के कोच्चि के आलुवा में स्थित है। आईएनएसटी वैश्य बैंक एक निजी स्वामित्व वाला भारतीय बहुराष्ट्रीय बैंक था जो बेंगलोर में स्थित है, जिसमें खुदरा, थोक और निजी बैंकिंग प्लेटफॉर्म थे, जो 2012 में डच आईएनजी ग्रुप द्वारा वैश्य बैंक में इक्विटी हिस्सेदारी के खरीदार बना था। फिर आता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जेएंडके बैंक के नाम से मशहूर। कश्मीर स्थित एक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है। 1 अक्टूबर 1938 को स्थापित है, जो कि जेएंडके बैंक देश का पहला बैंक था जो राज्य के स्वामित्व वाले बैंक के रूप में उभरा। कर्नाटक बैंक लिमिटेड कर्नाटक भारत के तटीय शहर मंगलुरु में स्थित एक निजी क्षेत्र की बैंकिंग संस्था है जिसकी स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई थी। करूर वैश्य बैंक तमिलनाडु के करूर में मुख्यालय है, जो कि भारतीय पुराना निजी क्षेत्र बैंक है जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। लक्ष्मी विलास बैंक
1926 में हुई थी। जुलाई 2014 में एलवीपी ने अपना कॉर्पोरेट कार्यालय करूर से चेन्नई स्थानांतरित कर दिया, जहां हमारा पंजीकृत कार्यालय स्थित है। आरबीएल बैंक लिमिटेड एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगस्त 1948 में स्थापित किया गया था। आरबीएल भारत के सबसे पुराने निजी बैंकों में से एक है। फिर आता है साउथ इंडियन बैंक, निजी क्षेत्र का बैंक है जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी। मुख्यालय केरल भारत के त्रिशूर शहर में स्थित है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड बैंक है जिसका मुख्यालय तमिलनाडु भारत के तूतीकोरिन में स्थित है। टीएमबी की स्थापना 1921 में नडार बैंक के रूप में हुई थी, लेकिन नवंबर 1962 में इसका नाम बदलकर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक कर दिया गया, जिसको नडार समुदाय से अपनी अपील को व्यापक बनाया जा सके। फिर एक्सिस बैंक लिमिटेड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी बैंक क्षेत्र है जो कि वित्तीय उत्पादों की व्यापक श्रेणी प्रदान करता है। अब हम बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, ठीक है। इसकी स्थापना 1993 में यूटीआई बैंकों के रूप में हुई थी। डीसीबी बैंक लिमिटेड भारत में एक निजी क्षेत्र का अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। डीसीबी बैंक की स्थापना 1930 के दशक में हुई थी। एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड भारतीय बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। 1994 में एचडीएफसी बैंक का निगम हुआ था जिसका पंजीकृत कार्यालय भारत में स्थित है। फिर आता है हमारा आईसीआईसीआई बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन बैंक। ये भारतीय बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1994 में हुई थी। इंडसइंड बैंक लिमिटेड मुंबई में स्थित एक नई पीढ़ी का बैंक है जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। कोटक महिंद्रा बैंक एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। फरवरी 2003 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड समूह की प्रमुख कंपनियों को बैंकिंग व्यवसाय करने का लाइसेंस दिया था। यस बैंक भारत का चौथा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है जिसकी स्थापना राणा कपूर और अशोक कपूर ने 2004 में की थी। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। एबी बैंक बांग्लादेश का एक प्रमुख निजी क्षेत्र बैंक है जो कि 31 दिसंबर 1981 को स्थापित किया गया था। उसके बाद आता है एबीएन एमरो बैंक भी। अब हम बात कर रहे हैं फॉरेन बैंक्स की, ठीक है। बैंक भी एच बैंक जिसका मुख्यालय एमस्टर्न में है। एबीएन एमरो बैंक नीदरलैंड का तीसरा बड़ा बैंक है जो 1994 में स्थापित किया गया था। अबू धाबी कमर्शियल बैंक जिसे हम संयुक्त अमीरात का एक बैंक कहते हैं। अबू धाबी कमर्शियल बैंक की स्थापना 1985 में सीमित देयता वाली एक सार्वजनिक शेयर धारक कंपनी के रूप में की गई। अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी जिसे एमएक्स के नाम से भी जाना जाता है, एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम है। मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में थ्री वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर में है। कंपनी की स्थापना 1850 में हुई थी। एबीएन एमरो को इंटरनेशनल डायमंड एंड ज्वेलरी ग्रुप के बाद एंटवर्प डायमंड बैंक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा बैंक है। एंटवर्प डायमंड बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी और मुख्यालय एंटवर्प बेल्जियम में है। इसके कार्यालय सभी प्रमुख पारंपरिक और साथ ही उभरते हुए हीरा केंद्र जैसे एंटवर्प, दुबई, जिनेवा, हांगकांग, मुंबई और न्यूयॉर्क को कवर करते हैं। बीएनपी परिवार एक अंतरराष्ट्रीय बैंक समूह है जिसकी स्थापना 75 देशों में उपस्थित है। इसका गठन 2000 में बैंक के नेशनल डे पेरिस और परिवार के विलय के माध्यम से हुआ था। बीएनपी परिवार फ्रांस में सबसे बड़ा ब्रांड मूल्य है। बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय शार्लोट, नॉर्थ कैरोलिना में है। संपत्ति के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़े बैंकों में शामिल है। 1904 में स्थापना हुई थी। बहरीन और कुवैत बैंक की स्थापना 1971 में बहरीन के राज्य और कुवैत राज्य को मिला के हुई थी। मुख्यालय मनामा बहरीन में। बैंक ऑफ शिलोंग श्रीलंका का एक सरकारी स्वामित्व वाला प्रमुख वाणिज्यिक बैंक है। मुख्यालय कार्यालय कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। बैंक ऑफ सिलोन की स्थापना 1989 में हुई थी। फिर आता है फॉरेन बैंक्स, वो जो हमारा चल रहा है। बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया स्कॉटिया बैंक के रूप में काम कर रहा है जो 1832 में हैलिफैक्स नोवा स्कॉटिया में स्थापित हुआ था। 1900 से अपने कर्मचारी कार्यालयों को टोरंटो में स्थानांतरित कर दिया गया था। बार्कलेज पीएलसी ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय लंदन में है। बार्कलेज की स्थापना 1690 में लंदन शहर में हुई थी। उसके बाद आता है सीटीबीसी बैंक, ताइवान के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक है। स्थापना 1966 में चाइना सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के नाम से हुई थी। 1992 में इसे चाइना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक में बदल दिया गया। एचएसबीसी जो है ये असल में चाइना में स्थापित हुआ बर्मिंघम में 1865 में। इसके बाद इसके ऑफिस खुले बर्मिंघम, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम्स में। जेपी मॉर्गन चेस ये जो है साल 2000 में जेपी मॉर्गन कंपनी के साथ विलय हो गया और अब ये चेस मैनहट्टन बैंक के नाम से भी जाना जाता है। बीटीबी बैंक रूस के प्रमुख सार्वभौमिक बैंकों में से एक है। स्थापना 1990 में हुई थी। क्रोंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड राज्य स्वामित्व वाला बैंक है जो कि उनका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है। बैंक का जन्म 14 मार्च 1966 को हुआ था। मशरेक बैंक पीएससी संयुक्त अरब अमीरात का सबसे पुराना निजी स्वामित्व वाला बैंक है। 1967 में बैंक ऑफ ओमान के रूप में इसके स्थापित किया गया था। मुख्यालय दुबई में। शिनहान बैंक दक्षिण कोरिया के सियोल में
मुख्यालय वाला एक बैंक है। ऐतिहासिक रूप से कोरिया का पहला बैंक है जिसकी स्थापना 1897 में हैनेस होंग बैंक के नाम से हुई थी। सोसाइटी जनरल पेरिस फ्रांस में स्थापना हुई थी 1864 में। सोनाली बैंक लिमिटेड बांग्लादेश का एक बैंक है, 1972 में स्थापित हुआ था। स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंक है, 1969 में बना था। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस 1973 में स्टेट कमर्शियल बैंक के नाम से बना था, जो कि पोर्ट लुइस मॉरिशस में है। एसएमयूएफजी बैंक लिमिटेड जापान का सबसे बड़ा बैंक है। स्थापना 1 जनवरी 2006 को बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी लिमिटेड के साथ हुई थी। एमयूएफजी बैंक लिमिटेड जापान का सबसे बड़ा बैंक है, 1 जनवरी 2006 में स्थापित हुआ था। मुख्यालय जो है वो चियोडो टोक्यो में है। यूबीएफसी एजी जो है वो स्विस बहुराष्ट्रीय निवेश कंपनी है। मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में है। बैंक की स्थापना 1862 में हुई थी। अब हम समरी की बात करें तो हमने देखा भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, आंध्र बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक। बाकी प्रमुख बैंक हमने देखे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजय बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। अंतरराष्ट्रीय बैंक में हमने देखा सिटी बैंक, एचएसबीसी, डैच बैंक, बीएनपी परिवार, स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी, बैंक ऑफ अमेरिका, एमएफजी बैंक, यूबीएस, एजी बैंक। ठीक है, हमने देखा कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र बनाम निजी क्षेत्र हैं, वैश्विक उपस्थिति है और साथ में कई बैंकों का तो ऐतिहासिक संदर्भ भी था। इसी के साथ हमने इस लेक्चर को खत्म कर लिया है। आप सभी से निवेदन है, कृपया करके सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी का धन्यवाद।